हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अभी तक हम चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते चले आ रहे थे और कई सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे। मैं हर एक क्लास में आपसे यही कहता हूँ कि आप जब भी क्लास में आए, जब भी क्लास को देखने बैठे, तो पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करने के लिए बिल्कुल टाइम निकाल लें। 10 मिनट के लिए पीछे वाली क्लास का रिवीजन करके आए, या आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का एक बार रिवीजन करके आए और फिर इस क्लास में एंटर करें। यदि आप पीछे की क्लास का रिवीजन करके नहीं आते हैं तो आगे की क्लासेस का इतना अस्तित्व नहीं रह जाता है। बात समझ रहे मेरी? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, सबने सुनी होगी। हमने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई जाती थी, जिसमें हम ये जानते भी थे, हमारी मानसिकता भी यही थी कि खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे दौड़ता है। लेकिन फिर भी अंतिम समय तक जो रेस को जीता वो कछुआ था, क्योंकि कछुआ निरंतर प्रयास कर रहा था और खरगोश कुछ समय के लिए रुक गया। तो ऐसा नहीं बच्चा, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। और जब तक आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप अपनी मंजिलों को बहुत ही आसान रास्तों से तय करते हुए जाएंगे। तो एक अच्छे छात्र की तरह आप कभी भी आए क्लास में तो पीछे वाली क्लास का रिवीजन करके आए और निरंतर प्रयास करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा या सिलेबस ही पूरा कंप्लीट होगा, उस दिन आप खुद को भी यही मानेंगे कि फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। बस उसमें जरूरत है तो प्रैक्टिस की, थोड़ा मेहनत की जरूरत है। और ऐसा कोई नहीं है जो कभी डायरेक्ट पढ़ के ही आया हो, डायरेक्ट वो सीख के आया। उसने यहीं आके सीखा बच्चा, वो उसने मेहनत की है, उसने पढ़ा है, उन चीजों को समझा है। तो पहली बात तो रटना नहीं है हमें किसी भी चीज को, हमें मेहनत और लगन के साथ अपनी कोशिश को लगातार जारी रखना है। जैसे मैंने भी आपको स्टोरी सुनाई ना कछुए और खरगोश की, अगर शायद खरगोश रुकता नहीं तो शायद वो विनर होता, लेकिन हमारे अंदर मानसिकता वही बनाई गई कि कछुआ जीता, क्योंकि कछुआ निरंतर प्रयास कर रहा था। तो आप भी निरंतर प्रयास करते रहिए, रुकना नहीं है किसी चीज में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। देखिए हम लोग किन चीजों को कंप्लीट कर चुके थे, पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे 10 मिनट का। देखो, एक पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के लिए। किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आपको सिर्फ एक बिंदु आवेश के लिए पढ़ा था और एक सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था। तो आज हमें काम आने वाला है वैद्युत क्षेत्र वाला। E = F/Q0। F क्या होता है? बल। Q क्या होता है? आवेश। E तो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसका जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर हम उन चीजों को लेकर आएंगे, ठीक है। आज इस चीज की कहीं ना कहीं जरूरत थोड़ी बहुत पड़ने वाली है और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम डायग्राम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। वृत्त होता है, त्रिभुज होता है ना, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं, त्रिभुज के भी प्रकार होते हैं। वृत्त जैसा ही गोला होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, क्षेत्रमितियां पता है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? क्षेत्रमितियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो होती है ये आती है जिसको हम कहते हैं 1 डायमेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? 1 डायमेंशियल। फिर दूसरी आती है तो इसे कहते हैं हम 2 डायमेंशियल, और तीसरी आती है तो इसे कहते हैं 3 डायमेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? 3 डायमेंशियल। अच्छा, डी का मतलब ये होता है क्षेत्रमिति। 1 क्षेत्रमिति, 2 क्षेत्रमिति और 3 क्षेत्रमिति। अब देखिए,
ये 3 होती हैं। ठीक है, अब कैसे भाई, अगर एक है क्षेत्रमिति तो एक बोलेंगे, और अगर किसी में 2 डायमेंशियल हैं, 2 क्षेत्रमितियां हैं, जैसे आपकी वृत्त, इसमें क्या है वृत्त, और 3D में आता है जैसे आपका क्या हो जाएगा गोला, क्या जाएगा गोला। जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये सर्कल होता है, ये स्फेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो गोला एक 3D स्ट्रक्चर है, वृत्त एक 2D स्ट्रक्चर है, और जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन है, सीधी रेखा में एक डायमेंशन है, तो ये सिर्फ 1D स्ट्रक्चर कहलाता है। मेरी बात समझ पाए? तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आज काम थोड़ा बहुत पढ़ने वाला, इसलिए मैं छोटा सा आपको रिवीजन करवा रहा था सिर्फ। ठीक है, तो चैप्टर तो अब स्टार्ट होने वाला है। चलो देखो भाई, आज हम चैप्टर, आप इसको चैप्टर के नाम से भी दे सकते हैं कि एक नया चैप्टर, जैसे कुछ बुकों में इसको नए चैप्टर ही दे दिया है पढ़ने के लिए। वैद्युत आवेश क्षेत्र अलग कर दिया है, फिर गाउस वाला चैप्टर अलग कर दिया है। हालांकि ये पूरी यूनिट है, एनसीईआरटी ने दोनों चैप्टर को एक में जोड़ के दिया हुआ है। एनसीईआरटी इतना ब्रीफली नहीं दिया है, उसने पॉइंट को बीच बीच में रखा है, उन्हीं की चीजों के बारे में पूछता है, और एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर बुक में है तो हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज चाहे आप इसको चैप्टर डाल लीजिएगा और चाहे उसी चैप्टर के आगे लिखते चलिएगा। डालेंगे गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, प्रमेय, तो हेड लगाएंगे गाउस की प्रमेय। पहले तो यही चैप्टर का नाम डाल दीजिए। अब गाउस की प्रमेय वाले चैप्टर में भी हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे ध्यान देना, सबसे पहले एक पॉइंट हमें यह पढ़ना है जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, देखो क्षेत्रफल सदिश का अर्थ क्या होता है? किसी भी आकृति या किसी भी सतह से अगर कोई इस प्रकार रेखा खींची जाए जो उस सतह से लंबवत हो, जैसे बोलने से ज्यादा लिखना जरूरी है। देखिए, अब अगर हम ये एक स्ट्रक्चर है और इससे निकलने वाली ये एक रेखा है, ये सीधी एक रेखा है, किसी आकृति से निकलने वाली रेखा अगर उस पृष्ठ से लंबवत है तो इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो परिभाषा लिखेंगे, किसी सतह के लंबवत, सतह के लंबवत होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली रेखा को, रेखा को सदिश वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। क्या बोलेंगे? को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, कोई एक ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लंबवत निकलने वाली जो रेखा होगी वो होगी। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? किसी सतह के लंबवत होकर गुजरने वाली रेखा को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक छोटी सी बात थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट कहता है घन कोण। क्या बोलते हैं इसको? घन कोण या घन कोण
घन कोण या ठोस कोण, ठोस कोण। ठीक है, देखो किसी गोले के भीतर, जैसे अभी पीछे बनाया हमने, देखिए ध्यान से, अब गोला ही बना लिया जाए इसको। देखिए ये है गोला, ये है गोला, ठीक है। इस गोले के भीतर बिंदु से ये तो हो जाएगा इसका सदिश वेक्टर, ठीक है, और इस सदिश वेक्टर से एक डाली गई जीवा, डाली गई क्या, जीवा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घन कोण कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो फिर आगे परिभाषा को लिखेंगे, किसी गोलीय सतह के भीतर, गोलीय सतह के केंद्र पर, केंद्र पर बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को, कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, घन कोण या, घन कोण या क्या बोलेंगे, ठोस कोण कहा जाता है, ठोस कोण कहा जाता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर किसी वृत्त के अंदर बनता है यही कोण तो उसे हम समतल कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको घन कोण ज्यादा पढ़ना है, यहां पर 3D स्ट्रक्चर का काम है, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, इधर देखो, बोला ना ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, ये 2D होते हैं, तो आज में 3D का ज्यादा काम है, 2D का इतना काम नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसी गोलीय सतह के केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण या ठोस कोण कहा जाता है। ये इसकी जीवा है, ये जीवा है, और जीवा के अंदर जो कोण बनता है इसे ही हम क्या कहते हैं, घन कोण। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, टॉपिक क्लियर हुआ एकदम। चलिए अगली तीसरी टॉपिक पे आते हैं अपने, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तीसरी हेडिंग लगाइए और लिखिए। देखो, हम सभी जानते हैं कि जब किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है तो वह आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि अगर किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाएगा तो वह आवेश अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक क्षेत्र बना लेगा। अब अगर इस आवेश के चारों तरफ देखेंगे तो जो क्षेत्र आएगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर धनावेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती दिखाई देती हैं, और अगर ऋण आवेश है तो उसके भीतर प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं। बात समझ में? देखो, अब अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, देखिए ये रहा वैद्युत क्षेत्र, ये है वैद्युत बल रेखाएं, ये जो वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बनाने वाली ये क्या है, रेखाएं। एक ये रेखा, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, चौथी ये आ गई, और ऐसे ही बहुत सारी रेखाएं हैं। देखो, ये
रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं भाई किसी आवेश के कारण बनी होंगी। तो इन रेखाओं के बीच में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लें, क्या मान लें? काल्पनिक पृष्ठ। ये रहा हमारा काल्पनिक पृष्ठ, जैसे इसको मान लो, ये हमारा क्या है? काल्पनिक पृष्ठ। तो ये सारे के सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र बनाने वाली। तो क्या मैं इनको ई बोल सकता हूं? तो ये वैद्युत बल रेखाएं, क्या मैं इनको ई बोल सकता हूं? ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये माना गया है हमारा काल्पनिक पृष्ठ। ये क्या है? पृष्ठ है, पृष्ठ। तो वैद्युत बल रेखाओं से ऐसे बाहर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, और इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, जैसे इधर देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितनी रेखाएं निकल रही हैं वैद्युत क्षेत्र से? तो 6 रेखाएं निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी ऐसी रेखाएं हैं जो सिर्फ पृष्ठ के भीतर से जा रही हैं, तो आप कहोगे सर 3 4 और 5। तो जितनी भी रेखाएं इसके भीतर से गुजरती हैं इन्हें हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे? फाई ई से। बात समझ में आ गई? तो वैद्युत बल रेखाओं में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। कोई डाउट? चलो अब इसको थोड़ा छोटा कर लें और टॉपिक को आराम से बढ़िया ध्यान से लिख लिया जाए। देखो लिखे? चलिए लिखते हैं, क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे प्रदर्शित किसे करनी है? क्या बोला मैंने? फाई। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं? फाई से प्रदर्शित किया जाता है। कोई डाउट? ये रही वैद्युत बल रेखाएं, ये रहा पृष्ठ और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाएं। मक्खन हुआ एकदम? ठीक, आगे देखिए। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो क्या बोलेंगे? फाई ई इज इक्वल्स टू वैद्युत क्षेत्र, फाई इज इक्वल्स टू ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और डीए का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल, और डीए कॉस थीटा।
अब ये क्यों लिखा गया? देखो फाई तो चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हो गया, ई वैद्युत क्षेत्र हो गया, और ए होता है जो हमने पृष्ठ माना है ना, इसका क्षेत्रफल। बात समझ में? तो यहां पे हम लिख दें एक चीज, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपकी, कि जो ई है ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख दें, आप समझ जाएंगे। डीए है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? जो पृष्ठ माना गया है, ये क्या है? क्षेत्रफल। अच्छा, अब थीटा क्या है? थीटा कोण होता है। देखना, अगर इस पृष्ठ को हम इधर ऐसे यूं रखा है, ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, तो अभी तो मान लो ऐसे रखा हुआ है, अगर हम ऐसे रखेंगे यूं घुमा के, तो उतनी बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। तो ये कोण पर भी निर्भर करता है कि कितनी विद्युत बल रेखाएं, कैसे हमने पृष्ठ को रखा हुआ है, इसलिए थीटा आता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो ये फॉर्मूला बन जाता है E डॉट DA कॉस थीटा। कोई दिक्कत? जिसमें E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और DA क्या है? क्षेत्रफल। कोई डाउट? चलो, अच्छा अब यहीं से इसका मात्रक भी प्राप्त कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा यहां से? मात्रक। देखो कैसे, फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स का निकाल रहे हैं। देखना, ई क्या है? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, आज क्या काम में आना है वाला है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्या हम यहां से ई का मात्रक निकाल सकते हैं? ई होता है बल, ये क्या है? बल, और बल का मात्रक क्या बोलेंगे? न्यूटन। हिंदी में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलेंगे? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? ये क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या बोलेंगे? कूलाम। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? बल, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्यू क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, जो काम में आने वाला है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी मूल मात्रक देखो, लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में, ठीक है, चौड़ाई को भी किसमें मापेंगे? चौड़ाई को भी किसमें? मीटर में। तो मीटर और मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का की यूनिट निकल कर आ गई, और ये इसकी यूनिट निकल कर आ गई। इसको हम न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए यही चीजें यहां काम में आएंगी, एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। ई का मात्रक निकल आता है न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक आता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर देखो, ई डॉट डी ए, यही फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा तो निर्भर करता है उस पर। ई का मात्रक क्या बोला मैंने? न्यूटन प्रति कूलाम इनटू ए क्या है? क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे? मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये फाई का मात्रक निकल कर आया है, फाई का मात्रक निकल कर आया क्या? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मात्रक भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है गाउस की प्रमेय। ठीक है, अब गाउस की प्रमेय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा गाउस के बारे में बताता हूं। देखिए, इनका नाम था फ्रेडरिक गाउस। क्या नाम था? फ्रेडरिक गाउस। ठीक है, फ्रेडरिक गाउस नाम था। फ्रेडरिक गाउस क्या थे? ये इनका जन्म हुआ था 1777 में। ये इनकी है डेट ऑफ, ये है इनका जन्म, क्या बोलेंगे? बर्थ। ठीक है, 1700
77 में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ था? जर्मन में। जर्मनी जानते हैं? जर्मनी में। अच्छा, फ्रेडरिक गाउस बचपन से ही एक अच्छे छात्र थे। एक बार मैं इनको आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार इन्होंने अपने टीचर को, अपनी टीचर पढ़ रहे थे क्लास में, तो टीचर ने क्या किया, इनको एक सवाल पूछा इनसे, और टीचर को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये हार्ड क्वेश्चन होगा उसके, एक छोटे से बच्चे के लिए। तो इन्होंने कहा कि बताइए 1 से लेकर 100 तक गिनतियों का योग क्या होगा। समझ रहे मेरी बात को? 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1, फिर 2, फिर 2 और 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, ठीक है, और फिर 3 में भी पीछे का जोड़ो, 3 2 5 और 1 6, ऐसे जोड़ के। और इन्होंने क्या किया, थोड़े ही समय में, मतलब कुछ सेकंड में ही इन्होंने पूरा योग बता दिया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा इतना होनहार था। टीचर इनके शॉक्ड हो गए, ये क्या, जिसको सॉल्व करने में काफी समय लगना चाहिए, इसने कुछ सेकंडों में आंसर दे दिया। तो फ्रेडरिक गाउस बचपन से ही एक अच्छे छात्र थे। अच्छा, लेकिन एक बात और बताएं, इनका पढ़ाई लिखाई में इतना मन नहीं लगता था, प्रैक्टिकली चीजों पे ज्यादा यकीन करते थे। समझ रहे? अब जर्मन में तो ये भी कहते हैं कि इनके लिए 10 मार्क के नोट भी चलाए गए थे कुछ समय के लिए, ठीक है। फ्रेडरिक गाउस एक बहुत बड़ा नाम है। देखो क्या बोलेंगे, फ्रेडरिक गाउस का जन्म कब हुआ? 1777 में। कहां हुआ? जर्मनी में। एक अच्छे छात्र थे ये, ठीक है। देखो, अच्छा, अब कुछ मैंने आपको कहानी तो सुना दी इनकी टीचर्स वाली, ठीक है। बाकी आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, जो मैंने बताया है आपको सिर्फ इतना ही जानना है। और समय बीता और 1855 में इनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई। फ्रेडरिक गाउस जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक थे, और ये एक फिजिशियन के साथ मैथमेटिशियन भी थे। मतलब भौतिक में ही नहीं, इनका विज्ञान में बहुत योगदान है। जिनका जन्म कब हुआ था? 1777 में। कहां? जर्मनी में, ठीक है। स्टूडेंट वाली कहानी मैंने आपको सुना दी, और उसके साथ कब मृत्यु हुई? 1855 में, ठीक है। तो कल इन्हीं की गाउस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक गाउस ने एक प्रमेय दी थी जिसे हम गाउस की प्रमेय कहते हैं। फाई E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेंगे? फाई E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कल इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी प्रमेय करेंगे। उसके साथ इनकी इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो पीछे जो पढ़ाया गया है आज वो थोड़ा बहुत रिवीजन करिए और चीजों को धीरे धीरे कंठस्थ करते रहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जहां पर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर के साथ पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।